जब जब यहाँ पर कोई मेरे साथ में विराजमान होता है इस हॉट सीट पर जो कि है बॉक्स एफएम, तो आपको अच्छा लगता है और आपको मज़ा आता है। आप सोशल मीडिया पे एंजॉय करते हैं, हमारा ब्रॉडकास्ट एंजॉय करते हैं। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये ब्रॉडकास्ट अब जाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बॉक्स एफएम पर मेरा नाम है आरजे रविंद्र और मेरे साथ में जो खास शख्सियत बैठी हुई है। सैटरडे का टाइम होता है, ठीक 2 बजती है और वो जनाब पधार जाते हैं जो आपकी हर एक समस्या का सलूशन यहाँ पर कर देते हैं। तो तालियों से स्वागत है जी डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का। जी बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी फुहारे और सुकून लेकर आता है, लेकिन साथ ही कई तरह की मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। आज हमारे साथ है स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में लगातार बॉक्स एफएम के साथ जागरूकता के लिए कार्य कर रहे एक ऐसे व्यक्तित्व जो बेहद सरल भाषा में हमें बताएंगे कि बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, फूड और वाटरबोर्न इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से कैसे बचा जाए। किन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर राम अवतार का। उनसे जानेंगे बरसात में स्वस्थ रहने के आसान, भरोसेमंद और बेहद उपयोगी उपाय। जोरदार तालियों से बॉक्स एफएम पर स्वागत करते हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। देखिए, तालियां जितनी बजती रहे उतनी कम है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के लिए। सर एक बार फिर हमसे मुखातिब हो रहे हैं। सर सभी लोग आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले बॉक्स एफएम पे आप आए हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे? 1 सप्ताह बाद मिल रहे हैं हम। पहला तो ये गड़बड़ लग रही है कि बारिश नहीं आई तो ये बड़ा थोड़ा ऐसे फील हो रहा है। अभी मैं गांव जाके आया था तो लोगों में नेचुरली बड़ी एक बेचैनी सी है। तो लेकिन लेट्स होप कि बारिश आएगी। और चूँकि यूजुअली तो खैर राजस्थान में 15 जुलाई के बाद में ही आती है बारिश, जब भी आती है जी। तो लेट्स होप कि अगले 1 वीक या 10 दिन में बारिश आएगी। तो तभी मैंने सोचा कि इस समय हर बार हम देखते हैं कि अगस्त सितंबर लोगों के लिए बड़े कष्ट के महीने होते हैं। बहुत लंबी लाइन लगती है डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर। बहुत लाइन लगती है, मौसम की बहुत बीमारियां होती है, उससे बड़ा तो कन्फ्यूज़न होता है जी। और ये भी देखा है कि कई लोगों की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए उन बीमारियों के बारे में यदि लोगों में अच्छी जागरूकता बार बार करवाई जाए, क्योंकि हमारा जो वी आर सो मच ऑक्यूपाइड कि एक बार बताई हुई चीज़ है वो दिमाग के अंदर रहती नहीं है जी। तो ऐसे प्रोग्राम बार बार यदि होते रहें तो लोग थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो वायरल डिजीज़ हैं, वो अपने अपने निशान छोड़ जाते हैं और लोग ज़िंदगी भर फिर उनको भुगतते रहते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है भारत के अंदर। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये रोकथाम कैसे की जाए और क्या होती हैं बारिश के मौसम में जो बीमारियां जो विशेष उसी समय ज़्यादा होती हैं, तो इनके बारे में आज बात करेंगे। तो उसमें सबसे जो पहले मैं सबसे जो रिस्की बीमारी है उसकी बात करना चाहूँगा, वो है डेंगू फीवर। एक तो सर ये नाम का बड़ा उच्चारण का बड़ा, कोई डेंगू बोलता है, कोई डेंगी बोलता है, दोनों हैं। एक्चुअली में क्या है कि बेसिकली तो ये अफ्रीकन वर्ड है। अच्छा। ये डिंगा करके और स्पेनिश और इस तरह के डिंगा गए डिंगा और फिर उससे डेंगी बोला, फिर कोई डेंगू बोलते हैं। तो इंडिया में यूजुअली डेंगू बोलते हैं, लेकिन जो मेडिकल लैंग्वेज इसको डेंगू फीवर बोलते हैं। डेंगू बोलते हैं। और ये क्या होता है कि ये एक विशेष तरह के जो मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज, वो अलग है। हाँ, नहीं मतलब कोई भी बीमारी होती है ना वो मच्छरों से, वो मादा से ही होती है। अच्छा। नर मच्छर काटता नहीं है कभी भी, मादा मच्छर ही आपको काटती है। ये तो अलग इन्फॉर्मेशन दिया आपने, जोरदार वाली है ना। नर कभी नहीं काटेगा ना। होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो मच्छर हमारा खून पीता है जी। या इंसान का खून मच्छर का भोजन है, ऐसा नहीं है। मच्छर को अंडा बनाने के लिए इंसान के एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होती है जी। हमारा जो प्रोटीन होता है, हमारे 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन जी।
तो एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसी से मच्छर के अंडे बनते हैं, एग। तो एग तो नेचुरली फीमेल में बनेंगे, ठीक है। तो वो हम पे जो काटती है वो बेसिकली भोजन या भूखी नहीं है, वो बेसिकली एल्ब्यूमिन निकाल रही है हमारे खून से। ओके, ताकि वो प्रजनन कर सके। प्रजनन कर सके, उसी के लिए वो फीमेल एनोफिलिस ही आपको काटेगी। और उसमें जैसे एडिस नाम का एक ग्रुप होता है, मतलब इनमें भी क्या हर एक मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होगा। अच्छा। जो हाँ, फीमेल एडिस करके जो मच्छर काटती है उसी से आपको डेंगू होने की रिस्क रहती है। यानी जो काट रही है वो मच्छर मादा ही होगी। मादा होगी, क्योंकि उसको एल्ब्यूमिन चाहिए। और दूसरा, आपने इसमें और भी मच्छर के बिहेवियर में देखा गया, बड़ा विचित्र सी बात है, ये ज़्यादातर हष्टपुष्ट आदमियों को, थोड़े ऐसे होते हैं ना अच्छे बदन वाले, उन्हीं को काटती है। बहुत जो दुबले पतले और हड्डियों के ढांचे से उनको नहीं काटती, उनको पता है यहाँ कोई एल्ब्यूमिन खास मिलने वाला है नहीं मेरे को, इसमें खुद ही प्रोटीन तो इंटेलिजेंट होता है मच्छर। और मच्छर देखा आप कभी फ्रंट में नहीं काटेगा आपकी बॉडी के, ऐसे नहीं कि जहाँ से आप आराम से मार सको, वो आपके हाथ के भी बैक साइड में काटेगा, कान के पीछे काटेगा, आपकी जो बैक है उसके बिल्कुल पीछे काटेगा जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचता हो, ताकि वो जिंदा भी रहे। जिंदा भी रहे। फ्रंट में तो रेयरली काटता है, वो तुरंत मारा भी जाता है उसमें। तो इसलिए बेसिक इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है। तो अब डेंगू फीवर क्या है कि इसमें 2-3 रिस्क होती हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। इसका कोई वैक्सीन बना नहीं अभी तक जी। और बहुत प्रयास किए, बन भी नहीं पा रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो एक बार किसी के डेंगू हो जाए उसकी दोबारा होती है, तो दूसरे वायरस में तो एक बार यदि हो गया फिर सेकंड टाइम होगा तो उस आदमी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसकी रिस्क कम हो जाती है। लेकिन डेंगू के 1 या 2 ऐसे स्ट्रेन हैं कि उनमें सेकंड जो टाइम यदि हो जाता है तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अच्छा। और दूसरा, ये बच्चों में ज़्यादा रिस्की है, जितना यंग होगा उतना ही रोगी ज़्यादा खतरे में रहेगा। तीसरा, फीवर ठीक होने के बाद के जो 2-3 दिन होते हैं, जो कि सामान्य वायरल के अंदर वो जो ही बुखार टूटी तो आप सोचते हो चलो बुखार ठीक हो गया अब तो रोगी ठीक हो जाएगा। इस समय इस बीमारी में ठीक होने की जो रिकवरी फेज़ है उसी में कई बार मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यंग लोगों में होता है, बच्चों में होता है, खास करके जो 15, 20, 22, 15, 18, 10, 11 साल टीनेजर्स में, वो छोटे बच्चों में वो हमला उस समय ज़्यादा खतरनाक होता है। उसको डेंगू शॉक कहते हैं, शॉक में चला जाता है, बीपी वगैरह फॉल हो जाता है, लाइफ रिस्क में आ जाती है। तो ये बड़ा एक अलग तरह का और बहुत डेंजरस ये रोग है अपने आप के अंदर। तो इसलिए इसको रोका जाना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये जो एडिस मॉस्किटो है ये गंदे पानी में नहीं रहती, साफ़ सुथरे पानी में रहती है। इसे घर में और घर के आसपास आप बारिश में पानी इकट्ठा मत होने दो, साफ़ सुथरा पानी। हम लोग क्या करते हैं, कोई ऊपर पक्षियों को पीने के लिए छोड़ा है तो वो पड़ा ही रहता है, परिंदों, बारिश के टाइम उनको खाली कर दो। ऊपर कोई मग पड़ा है, कोई आपके छत के ऊपर, या कोई भी बकेट पड़ी है, या गमले की प्लेट में भी कई बार वो गमले हैं, तो इसलिए उनको आप उल्टा रख दो बारिश के टाइम में। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी। गंदे पानी में नहीं आती, डर्टी वाटर के अंदर एडिस मॉस्किटो नहीं आता है, वो एनोफिलिस मॉस्किटो आता है, उससे मलेरिया फैलती है। वो मलेरिया वाला है, मलेरिया वो गंदे पानी में है, वो एनोफिलिस है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसके काटने से मलेरिया होती है। अब मलेरिया में भी क्या होता है कि एक तो मलेरिया होता है वाइवैक्स मलेरिया, वो इतना रिस्की नहीं होता। अच्छा। लेकिन एक होता है एनोफिलिस, तो एनोफिलिस एक होता है वो फैल्सीपेरम। अच्छा। एनोफिलिस नहीं, फैल्सीपेरम मलेरिया। तो एक तो आपका वाइवैक्स मलेरिया हो गया, एक फैल्सीपेरम। तो फैल्सीपेरम मलेरिया बहुत डेंजरस होता है, जिसमें वो कुनिन की गोली वगैरह दी जाती है। हाँ, उसकी दवा भी अलग होती है, तो चीज़ें भी हाँ अलग दवा होती हैं, उसकी स्पेसिफिक दवा होती हैं, विशेष तरह से ली जाती हैं। और वो बीमारी वो क्या अंगों पे प्रभाव ज़्यादा करता है। अच्छा। जो वाइवैक्स में तो खाली वो एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, अंतराल के बाद में आता है यूजुअली, और वो डायग्नोसिस भी जल्दी हो जाता है। वो दवाइयाँ इवन जो बेसिक दवा होती हैं क्लोरोक्विन जैसी, वो भी उसमें ज़्यादातर केसेस में इफेक्टिव हैं। लेकिन फैल्सीपेरम में वो इफेक्टिव नहीं होती, उसके लिए अलग दवा होती है। और उसमें वो एक दिन छोड़ के एक बुखार आना ज़रूरी नहीं है, वो बड़ा वेग सा भी होता है। और एक होता है मलेरिया ओवेल, वो 3 या 4 दिन बाद में एक बार बुखार आता है। उसमें क्या गड़बड़ होती है, डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा। तो आदमी को महीनों ही बुखार होता रहता है, महीनों ही, तो शरीर धीरे धीरे
जर्जर और कमज़ोर हो जाता है। तो मलेरिया भी इतना सिंपल नहीं है। और रियल केसेस आते हैं सर ऐसे? आते हैं, केसेस आते हैं। कईयों की मलेरिया 2-2 साल बाद में जाके डायग्नोस होती है, एक साल 2 साल बाद? हाँ, होता रहता, चलता रहता है, डायग्नोस नहीं हो पाता। अच्छा, पता ही नहीं ओवेल वाले ग्रुप के अंदर। तो इस तरह के अलग अलग तरह की मलेरिया होती हैं। डेंगू भी करीब 5 तरह के होते हैं, जो वायरस होते हैं, 5 तरह के वायरस होते हैं। तो इसलिए उसको भी कौन सा स्ट्रेन आपका है तो ये बड़ा डिपेंड करता है। और डेंगू में जो बड़ा डर होता है वो होता है कि वो आपके जो खून की नसें होती हैं, आर्टरीज कहते हैं जिनको, जिसमें खून बहता है, उनके जो छेद होते हैं उनको बड़ा कर देता है वो। अच्छा। उसमें सूजन आ जाती है, सूजन आ गई तो उसमें नेचुरल जो स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। अब हमारे शरीर में 3 तरह की रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, और एक होती है प्लेटलेट। जी। प्लेटलेट सबसे छोटी होती हैं। तो जो खून की नसों में जब स्वेलिंग आएगी और उनके छेद बड़े हो जाएंगे बीच में, अदरवाइज तो माइक्रोस्कोपिक छेद हैं, उनमें से कुछ निकलता नहीं है, खाली लिम्फ निकलता है, एक फ्लूइड तो निकल सकता है, कोशिकाएं कोई नहीं निकलती। अच्छा। प्लेटलेट वहाँ से निकलने लग जाती, लीक हो जाती। तो वो कहते हैं प्लेटलेट्स गिरना? उससे गिर गई वो प्लेटलेट। अच्छा। ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट को बनने से रोक देता है, इतना नहीं है वहाँ पर, वहाँ भी थोड़ा प्रभाव आता है बनने पे भी, लेकिन ज़्यादा होता है लॉस ऑफ प्लेटलेट जो है ना, उसमें वेसल से वो बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल के मर जाती हैं वो। तो इसलिए हमारी प्लेटलेट को बहुत रैपिडली ये कम ले आता है। अब प्लेटलेट खून का थक्का जमाने का काम आती है, तो उसकी यदि कमी हो जाती है तो फिर शरीर में ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए किसी के डेंगू डायग्नोज हो तो उसको ब्लड की जांच तो कराओ, उसके साथ साथ यूरिन की जांच भी मतलब चौथे दिन के बाद से डेली करवा लेनी चाहिए कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले वहीं डिटेक्ट होता है। तो यूरिन में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी आने लग जाएं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसको ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं कि वो यूरिन की बजाय ब्लड की जांच पे रोज़ाना भरोसा करते हैं। तो ब्लड की करवाओ जांच, वो तो 1-2 दिन छोड़ के भी करवा सकते हो। यूरिन की डेली करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ईजी सी जांच है, आराम से हो सकता है। तो उसमें आरबीसी जाएँ तो आप फ़ौरन ही गार्डेड हो जाओ। इसमें सर एक विरोधाभासी चीज़ ये जो थी, जो मैंने ऑब्जर्व की डेंगू फीवर के अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ था और परिवार वालों के साथ में ही हुआ था। तो एक क्या है डेंगू पॉजिटिव मतलब रिपोर्ट आई, फीवर दोनों को ही था। एक क्या है डेंगू नेगेटिव, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का सेम था। ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने पहले कहा, डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरा क्या है कि आज के टाइम में ये जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया मेडिकल साइंस का, एजुकेशन का, तो अब डॉक्टर लोग रोगी का इलाज नहीं करते, वो रिपोर्ट का इलाज करते हैं। सटीक। ये एक बड़ी एक त्रासदी है। और एक इस बात पे डॉक्टर्स को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा और जो एजुकेशन देते हैं उनको भी, कि आप रिपोर्ट नहीं, इंसान अलग होता है, रिपोर्ट अलग है। रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव 100% कोई रिपोर्ट रिलायबल होती नहीं है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली क्लिनिकल जो जजमेंट है वो गायब होता जा रहा है। अब AI और आ गई तो उससे और कन्फ्यूज़न हो गया। एक होता है, हम जीवित व्यक्ति हैं, हमारे अंदर हम इतने तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर में इतनी लाखों एक्टिविटी होती हैं, आपको बचाने के लिए आपका शरीर प्रयास करता है, आप उन एक्टिविटीज़ को नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर आप रोगी में जो गड़बड़ है उसको पकड़ नहीं पाओगे, और पकड़ भी पाओगे तो इतनी दवाइयाँ दी जाएंगी। जबकि डेंगू में कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, आपको मॉनिटर करना है, प्लेटलेट को मॉनिटर करना है, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति में पानी की कमी नहीं हो और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो, क्यों शॉक में जाता है इनकी कमी होने से। यदि पानी कम हो गया और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट तरह के, ये यदि कम हो गए तो आदमी शॉक में चला जाता है। शॉक का मतलब होता है उसका बीपी फॉल हो जाएगा, उसका हार्ट वीक होने लग जाएगा, और उससे आदमी की, इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो उसको पकड़ना जांचों से थोड़ी पकड़ोगे आप उसको तो आपका जजमेंट होना चाहिए कि पर्सन का, जो मेरा रोगी है, उसका फेस का लुक कैसे है, उसकी स्किन का टेक्सचर में क्या चेंज है, उसकी पल्स है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें प्रेशर कितना फील हो रहा है, देखने में वो व्यक्ति कितना बीमार लग रहा है। इसको कहते हैं जनरल कंडीशन। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो आते हैं, हमारे बॉस क्या पूछते थे हमें जी, व्हाट इज जनरल कंडीशन ऑफ बेड नंबर 5। वो पहले जनरल कंडीशन पूछते थे कि व्यक्ति देखने में कैसा लगता है।
अब आप जब डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो आपको कोई देखता ही नहीं, वो फाइल देखते हैं। हाँ, क्या बात बोली आपने सर, वो तो फाइल देख रहे हैं। हाँ, तो आप फाइल का इलाज थोड़ी कर रहे हो, आप एक जिंदा इंसान का इलाज देख रहे हो, तो वहाँ पर सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जनता के अंदर एक आवाज़ है, मेरा कम्युनिकेशन है लोगों से, तो लोग इस सवाल को उठाते हैं कि डॉक्टर ने तो देखा ही नहीं। क्या बात है। आजकल आप पल्स देखते हो, कोई चमत्कार नहीं है, हम्म। लेकिन जो ही पल्स पे हाथ रखते हो तो रोगी के और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है। हाँ, वो उस रोगी को बड़ा उससे रिलीफ मिलता है कि डॉक्टर ने मेरी जांच जांच करी, मेरा की। स्टेथोस्कोप देखा। आप एक्सरे करवाते हो सीधा ही तो इधर भाग उधर भाग, अरे बाबा आगे वाला बीमार है, इसको सांस तो लेने दो। आपने आते ही बड़ा सा पर्चा बना के हाथ में पकड़ा दिया, तो वही ये भाग रहा जांच अकेला कर- अकेला। और वो भाग रहा है पेशेंट। क्या उसको बात और है। थका रहे हो आप। हाँ। पहले उससे बात करो, हम्म। बेसिक डायग्नोसिस करो, फिर जांच लिख दो भैया, 1-2 दिन के अंदर करवा लो जांच। यदि आपको ये प्रॉब्लम आए तो ये जांच करवा लेना। आप सोचते हो तो हाथ से निकल जाएगा इतनी देर में रोगी। बहुत सही सर, बहुत सही। तो वो भावनाएं आपको नब्ज छोड़नी बिल्कुल सही पकड़ी सर आपने, वो ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो वो चीज़ हटनी चाहिए, उस पर आवाज़ भी उठनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। मैं बोल के कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लोगों की भावनाओं को ही अभिव्यक्त कर रहा हूँ जो मेरे पास आती है। ये चीज़ लंबे समय चलेगी नहीं। सर बड़े अच्छे शायर हैं शकील आज़मी साहब, उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि जो दिल में है वही ज़बां पर है, बाकी हम में कोई खास बात नहीं। कोई खास बात नहीं। तो वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सूट होती है कि आप में जो मन में होता है आप सीधा बोल देते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि मौसमी बीमारियां हैं, जैसे अभी 2-3 बारिश आ गई, उसको धीमे धीमे आप मच्छर पनपने वाले हैं और ये सब कुछ होगा। तो क्या सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में जो आपको ये बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि आप अब बीमार पड़ने वाले हैं, खासतौर पे सीज़न के अंदर? देखिए, यूजुअली इस सीज़न की बीमारी सडनली होती है। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे फ्लू हो, चाहे वायरल हो, चाहे इवन टाइफॉइड हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये जो भी बीमारियां सडन होती हैं। आप बैठे हो, अचानक आपको वीकनेस लगेगी एक्सट्रीम की, शरीर में शिवरिंग हो गया एकदम से, हाँ, हाँ? शिवरिंग होगी, और आपको लगता है शरीर में बिल्कुल ताकत चूक गई, और सडनली आपके फीवर की स्पाइक आ जाएगी कि आपको घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे कॉमन चीज़ है। या फिर आप रात को आराम से सोए हो गपशप लगाते हुए, सुबह उठोगे तो लगता है गले के अंदर से कुछ गिटका ही नहीं जा रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। कांटे चुभ रहे हैं, हाँ। और आपको थूक भी अंदर नहीं निकला नहीं जा जाता, रहा। पानी भी नहीं निकला जाता। तो ये सब इंडिकेट करते हैं आपके थ्रोट का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और ये बड़ा सडन होता है, सडन होता कोई इसका कारण नहीं है। ऑल ऑफ सडन आपका टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वो वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। है। अब इनमें खास बात क्या है कि कुछ 2-4-5 मौसम की बीमारियों को आप छोड़ दो, ज़्यादातर में कोई सीधी दवा किसी के पास नहीं है। अच्छा। सब आपको भ्रम में रखते हैं, आप बड़ा ऐसे उम्मीद लेके जाते हो कि डॉक्टर साहब दवा देंगे, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं है, किसी की भी स्पेसिफिक दवा नहीं है किसी के पास, न आयुर्वेद में है, न होम्योपैथिक में है, न एलोपैथिक में। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, बिना ज़रूरत एक भी गोली मत लो। बहुत सही बोला आपने। जितनी दवा लोगे उतना ही आप लेट रिकवर होंगे, और हर दवा है उसके बारे में अच्छी तरह से बात करो डॉक्टर से कि बिल्कुल असेंशियल है वही दवा दो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। हम भी क्या करते हैं, रोगी भी वो इतना घबराया होता है, कुछ करो जल्दी से करो, तो मैं तुरंत इंजेक्शन ठीक और होना ये है, मेरे दवाइयाँ, को वो ये दवाइयाँ। करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। अरे भैया, इतना क्यों आप इस तरह से उतावलापन कर रहे हो? सामने वाले के हाथ में ज़्यादा हथियार है नहीं, जादू की छड़ी तो है नहीं कि सर जादू अभी। तो हथियार भी ज़्यादा नहीं है। और वो ये कह देगा कि भैया इसकी कोई दवा नहीं है, तो आप कह दो मेरे फीस के पैसे वापस दो भाई साहब, दवाई नहीं है। तो बाकी सही फैक्ट ये है, हाँ। वायरस में देखभाल, आपको पैसे क्यों देने चाहिए डॉक्टर को? वो आपकी अच्छी देखभाल करे। आपको साहब मेरी देखभाल अच्छी करो, मुझे दवाई नहीं चाहिए, आपका सुपरविजन चाहिए। अगर सर आप तो उस एरा के भी हैं, एक आनंद फिल्म आई थी राजेश खन्ना साहब या, की, या। और उसमें हाँ। प्रभाकर डॉक्टर उनके फ्रेंड होते हैं डॉक्टर, जिनमें इलाज चल रहा होता या, है। तो जस्ट आनंद जब आ रहा होता है, किस्सा याद आ गया इसी बात से, जब आनंद जब आ रहा था उससे जस्ट पहले एक महिला आती है, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ भी पेन होता है, यहाँ भी दर्द होता है। अच्छा आपने लाल गोली ली नहीं ली, अच्छा आपने नीली गोली ली नहीं ली। तो जब आनंद की एंट्री होती है राजेश खन्ना की, तो काका बोलते हैं आप उसको इतनी दवाई बता रहे हैं, ऐसे जिंदा कैसे रहेंगे? तो बोले वो दवाई नहीं है, कुछ सिर्फ एनर्जी चीज़ दे रहा हूँ मैं, भाई पैसे मिल रहे हैं, देना पड़ेगा ना, या ये तब की बात है सर। इसको कहते हैं मेडिकल साइंस में प्लेसिबो। अच्छा, प्लेसिबो। प्लेसिबो का वैसे मतलब कॉमन समझो कि आश्वासन है, एक तरह की दवा नहीं अच्छा, है, आश्वासन आश्वासन है ये। आश्वासन है। तो अब अपने को
तीसरी जो बीमारी आती है उसके बारे में बात कर लें, वो काफ़ी लोग तकलीफ पाते हैं और उसमें ज़िंदगी भर तकलीफ पाते हैं कई लोग, तो उसका नाम है चिकनगुनिया। हाँ सर, वो उसमें उसकी वैरायटी मंकी गुनिया। हाँ, वो तो बाद में क्या अच्छा। होता है, देखिए हर चीज़ में अब क्या होता है कि भय पैदा करो। हाँ सही है, सही है। आपने कोविड से पहले एक बीमारी थी, अब तो मैं तो खैर मैं उसको मानता नहीं बीमारी, तो मैं नाम ही भूल गया, मैं तो सिंपल वायरस कहता था, एक स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वो सुअरों के अब से वो स्टार्ट हुआ, कहाँ क्या? गायब हो गया वो, हाँ अब तो कहाँ गायब हो गया अचानक भाई, ऐसी क्या हुआ उसके साथ कि वो दुनिया के और नक्शे से गायब हो गया अचानक। पिछले 8-9 साल से किसी के बारे में स्वाइन फ्लू को, वरना तो अखबार बढ़ जाते थे। हाँ ब्रेकिंग न्यूज, स्वाइन फ्लू, स्वाइन तो फ्लू। अब कहाँ गया? इट मीन्स ये बहुत सारी जो फैंसी जो नेम होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि और डरावने से होते हैं भी, मंकी फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। अरे भाई ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हो? फ्लू है, क्यों डराते हो? सर बर्ड फ्लू में तो चिकन की रेट 40 रुपए तो भी लोग नहीं रहे, नहीं नहीं बर्ड फ्लू है साहब, नहीं। और क्या हुआ बर्ड फ्लू से? कौन मरा? हाँ। बेचारे चिकन मर गए, बिना बात मुर्गियां मारी गई करोड़ों की संख्या में, और बाद में पता चला कि इतना भयानक मामला था नहीं। तो आदमी क्या पैनिक में काम करता है, और हिडन कॉमर्स होती है जिसके बारे में आप और हम कुछ भी नहीं जानते, जो बड़ा व्यापार होता है ना, जी जी जी, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है, उसके बारे में अपना बोलना भी निरर्थक है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते वो वहाँ क्या हो रहा है, एक अपर टॉप ग्रुप में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं जानते। डॉक्टर साहब आपकी बात से वो बात निकल के सामने आई कि वो नूडल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा नूडल का, हाँ। हजारों की टनों की तादाद में वो नष्ट कराया गया, नहीं एक अफवाह उड़ी सोशल मीडिया पे, और वो देखो आप, और अब सभी नूडल खा रहे हैं। अब खा रहे हैं। और जो विरोध कर रहे थे वो भी नूडल बना रहे हैं। जो नूडल के विरोधी थे वो नूडल बना के बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सोचो जरा। तो इसलिए बड़े व्यापार के बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। एक होता है सिंपल सीजनल जो वायरल होता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं जी। अगेन कॉमन कोल्ड के बारे में मैं दर्शकों को, श्रोताओं को एक बात कहना चाहूँगा कि आप यदि आपके वायरल हुआ सीजन का, आप यदि अपने डॉक्टर के पास नहीं गए तो भाई साहब 7 दिन लग जाएंगे ठीक होने में, और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको 1 वीक में झटके से ठीक कर देगा। क्या बात है, क्या ये साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी है। कॉमन कोल्ड में हाँ। मेरा तो बड़ा सिंपल है कि इसका नाम सजेस्ट करता है कॉमन कोल्ड। कॉमन आपके शरीर में कोई ठंडक पैदा हो गई, जी जी जी, तो इसका इलाज क्या है? शरीर में गर्मी पैदा कर लो। हाँ गर्मी कैसे पैदा करोगे? आपके पास काली मिर्च है, जी, आपके पास अदरक है, आपके पास हल्दी है, कितने बड़े हथियार हैं, सब किचन में पड़े हुए। सब किचन में पड़े हैं, आप इनका उपयोग करो। हाँ। आपके पास टमाटर है, उसका सूप बनाओ। आपके पास कढ़ी है, कढ़ी बनाओ। आपके डायबिटीज नहीं है तो एक पतला सा हलवा बनाते हैं अपने, हाँ, बिल्कुल ये पतला जी, सा जी, जी, जी। वो बना के आप खाओ। मैं आपको कहता हूँ कि 99% तो आप घर पे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोस कराओ कि आपके रियल में वायरल है। मैं नहीं कहता हूँ आप दिखाओ नहीं, हाँ दिखाओ, डायग्नोस कराओ, और वो कहें कि साहब सीजनल वायरल है, तो वो जो भी लंबा चौड़ा प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना, उनको लिखवा लीजिए, धन्यवाद दीजिए, अपनी फीस दीजिए, वो घर आकर के आप अपने शरीर को गर्म करने की प्रक्रिया चालू कर दो। तो शरीर में ठंडक आई है, उसको काउंटर गर्मी से कर दो, ऑलमोस्ट ऑलवेज आप सही हो जाओगे। 5 से 7 दिन के अंदर आदमी वापस फिट हो जाता। यूजुअली 3 दिन में आप कंफर्ट जोन में आते हो और अगले 4 दिनों में नॉर्मल हो जाते हो, तो आपको 7 दिन लगेंगे। अब 1 वीक आप ठीक होना चाहते हो तो भले दवाई खाते रहो, आपकी मर्जी है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक बात आप भी जानते होंगे, आप नेचर के बहुत नज़दीक हैं, प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, हमेशा आप बड़ी अच्छी बातें बताते हैं चीज़ों को लेके, खान पान को लेके। तो आपको लगता है कि नेचर ऐसी, जैसे जानवरों की बात करें वो अपने आप हील हो जाते हैं, अपने आप चीज़ें, तो नेचर भी ऐसी है कि आपको ठीक कर देती है वो? यहाँ मैं 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आप कभी भी जब मान लो कोई कहते हैं ना बार बार बीमार होते हो, भाई साहब आप कुछ दिन जंगलों में जाके आओ, या बीच समुद्र के बीच में पहाड़ों में जाओ, या पहाड़ों में जाओ, यानी प्रकृति के पास जाओ, और लोग आते हैं ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं? कभी सोचा आपने इसके पीछे का विज्ञान? सोचा? बताएं। देखिए, हम लाखों साल जंगलों में तो रहे, हाँ, और जंगलों में लाखों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पुराने दोस्त हैं। जब हम जाते हैं तो वो हमें पहचानते हैं, तो वहाँ के वातावरण से वो हमारी स्किन पे आते हैं, हमारे सांस में, हमने कोई फल के हाथ लगाया, पेड़ के हाथ लगाया,
और उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं क्या और बात है। हमारे आंतों के जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबियोम है उसको इम्प्रूव करते हैं और आप सडनली 1 से 2 महीने तक कंफर्टेबल फील करते हो आपके। और ये देखा गया है कि जो लोग बीच पे जैसे समुद्र जी, के जी, किनारे जी, महीने हाँ, भर रह के आए हाँ। या जंगल में 15-20 दिन रह के आए या खेतों के अंदर जो काम करके रहे, तो वो जब वापस आते हैं तो वो अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक वो यूजुअली बीमार हैं तो बेटर फील करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं कई लोग, और अदरवाइज वो कुछ महीने तक बीमार नहीं पड़ते। और उनके जो स्टूल का एग्जामिनेशन किया तो पता लगा कि कुछ नई तरह के बैक्टीरिया पहले गए उससे पहले और बाद में आए तो वो मिलते हैं उसके अंदर, इंटेस्टाइनल माइक्रोबियम इम्प्रूव हो जाता है। एक तो ये होता है, तो वो आपको जाना ही चाहिए। आप महीने 2 महीने में 1 महीने में कहीं न कहीं कोई खेत में आसपास के कोई छोटा, आपके सिटी में रहते हो कोई जंगल है, आप जाके आओ। हाँ छोटा कस्बा है तो उसमें गोचर भूमि है, ओरन है, राजस्थान के अंदर होते हैं, उनके अंदर जरा जाया करो, आपको एक बिल्कुल अच्छी हेल्थ मिलेगी। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जी पेड़ों के क्या आप सोचते हो वायरस नहीं लगता? पेड़ों के भी वायरस वो लगता है, वायरल फ्लू उनके भी होता है, उनके अलग तरह के वायरस होते हैं। तो पेड़ों से हर समय एंटीवायरल वो कंपाउंड बना के हवा में छोड़ते रहते हैं पत्तियों के थ्रू, अच्छा। जिसमें नीम सबसे ज़्यादा छोड़ता है, इसलिए नीम को लोग अच्छा मानते हैं कि नीम के नीचे सोओगे दिन में तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैक्सिमम वो एंटीवायरल कंपाउंड छोड़ता रहता है हवा में, सो दैट उसके आसपास वायरल नहीं आए, एक आवरण जैसा हो गया। आवरण बनाता है। अब उसके आसपास आप खड़े होगे, रहोगे वहाँ पर, तो अच्छा फील। तो वो आपको एंटीवायरस से आपकी बॉडी के अंदर आएगा, एंटीबॉडी बनी हुई, रेडीमेड एंटीबॉडी पेड़ आपको दे रहा है। अब हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। क्या बात बोल रहे हो सर। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाऊं सर। हम लोग इधर गए शिमला मनाली, तो आगे कसौल पड़ता है ना, वो पार्वती नदी बहती है वहाँ पे, तो पहाड़ों से पानी आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब जैसे गाड़ी चल रही थी, उन्होंने गाड़ी को सर पानी भर लेते हैं। मैं कहाँ से बह रहा ना पानी, तो वो ड्राइवर था सर, वो पानी उसने एक छोटा सा पाइप लगा दिया उन लोगों ने वहाँ पे, पहाड़ के लोगों ने, तो वो बस बॉटल भरी और पी लिया। तो इनका यहाँ तो कोई बोले सर यहाँ आरओ काम ही नहीं करता, जड़ी बूटी का पानी है ये तो। देखो मैं कई सालों से अपने गांव जा रहा हूँ है और वहाँ उन्होंने अपने बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और वहाँ एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड से पानी निकाल कर हम पीते हैं, कभी कोई फ़िल्टर नहीं, कभी गर्म नहीं करना। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि खाना जो हम खाता हूँ तो 1-1.5 घंटे बाद में भूख वापस लग जाती है, डाइजेस्ट हो जाता है, आज तक पेट खराब नहीं हुआ। न तो फिल्टर है न बॉईल किया हुआ है, बारिश का पानी है जो पिछले साल का पानी है, स्टिल प्योर, एब्सोल्युटली प्योर। आपके शहर के पानी से कितना ही प्योर है, शहर का पानी तो बिना फिल्टर पियोगे तो 2 दिन में पेट खराब हो जाएगा। तो आप नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है, हम लोग अपनी वासनाओं के पीछे भागते हुए, क्या बात बोली सर। चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, जो जितना बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे व्यापार में हो, वो उतना ही बेसिकली देखें तो इस धरती को नरक बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो प्रकृति को नष्ट कर रहा है। जी 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 जी। और प्रकृति के बिना आप नहीं जी सकोगे। और आप सोचते हो कि 100 साल कुछ नहीं होगा, लाखों साल की दुनिया में आपके 400-500 साल की क्या औकात है। क्या बात और है, क्या किसी बात एक है, साल क्या यदि जीरो रेन होगी तो क्या जयपुर जैसे शहर सस्टेनेबल हैं? क्या नहीं है सर। पानी नहीं है, पानी के बिना आज इमेजिन करो कि 1 साल 1 बूंद पानी नहीं बरसे तो ये आपका जयपुर शहर खाली होते टाइम नहीं लगेगा। तो हम तो किनारे पे खड़े हैं और फिर भी मदमस्त हो रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदेंगे लंबी लंबी, अरे पेड़ लगाओ ना। सोचने का विषय है सर ये। मेरा एक ग्रुप है, कोई बड़े, उसमें बहुत पैसे वाले लोग हैं और बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, माँ भारती की, माँ ये देश ये है वो है वो है। एक बार मैंने डाला है कि मैं मेरे गांव में पेड़ लगा रहा हूँ, तो ये QR कोड है, इसमें 100 रुपये डाल दो, आपके नाम से मैं पेड़ लगा दूंगा। पैसा भी 1 रुपया नहीं आया। और उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 20-25 करोड़ का मालिक नहीं है मेरे अलावा, तो भी नहीं आए, 100 रुपये नहीं दिए। तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं। और यही पार्टी का होता, पार्टी होने वाली है, पार्टी में तो फिर आप देखिए आप दारू की पार्टी का रख दो तो मैं कहता हूँ 50,000 देने खड़े 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 तैयार। पेड़ के, और बातें रात दिन वातावरण की बात, वातावरण भारत की में इतने पेड़ पर्यावरण होने की चाहिए, भारत हरा भरा होना चाहिए, मेरी भारत माता ये होनी चाहिए। अरे माता के ऊपर यार पेड़ तो एक लगा दे। सही बात, सही बात। 100 रुपये नहीं दिए जाते हैं, ये बहुत कड़वी बात है लेकिन सच सच्ची है। बात, सच्ची है। और इसमें हमें सोचना चाहिए कि इनके बिना हमारा सर्वाइवल है नहीं। नेक्स्ट जनरेशन, 3 जनरेशन के बाद में ये भारत है ना, ये बड़े खतरे में आने वाला है, क्योंकि सब कुछ काट रहे हैं हम लोग।
सर अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होगा, आपने देखा होगा कि आसाम के कुछ पेड़ काट रहे थे, जेसीबी आई थी तो हाथी खड़ा हो गया जेसीबी से लड़ने के लिए, वो जेसीबी वो पीछे कर दिया उसने। तो हाथी को रहना है, वो जानता है ना कि मेरे पेड़ों के बिना मैं खाऊंगा क्या। भाई बकरी भी हमारे से इंटेलिजेंट है, वो किसी भी पेड़ को खींचती नहीं है, ऊपर से खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, जिससे वो पत्तियां है ना, नई पत्तियां फिर आएंगी 5 दिन बाद में फिर खाऊंगे आके। वो पेड़ को कभी उखाड़ती नहीं है। खाली घोड़ा है जो घास को उखाड़ता है, बाकी गाय भैंस भी घास को जड़ से नहीं उखाड़ती, ऊपर से ऊपर खाती हैं, कि फिर भी तो खाना है ना। तो लेकिन इंसान है, उसको पता नहीं क्या क्या चाहिए। नहीं अभी आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, वासनाएं हैं, वासनाओं के पीछे, सब वासनाओं के, जो जितना बड़ा आदमी है ना उतनी बड़ी वासनाओं के पीछे भाग रहा है। और वो मतलब अपने लालच में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में वो परवाह नहीं करता है। और मैं तो उसको बेसिकली मानता हूँ, तो इससे बड़ा मैं तो कोई पाप मानता नहीं हूँ कि आप प्रकृति वो अपनी मत में चला जा रहा है और जो सामने आ रहा है उसको नष्ट कर जा रहा है। उससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। बहुत सही सर, आप मतलब रोग के इलाज के साथ साथ में बीमारियों के इन सब निदान के साथ साथ में आप ये जेनरिक बातें बोलते हैं जो आज के ज़माने की, उसके बिना इलाज संभव ही नहीं है ना, उसके बिना स्वास्थ्य संभव ही नहीं है। आपको स्वस्थ रहना है तो प्रकृति ही रखेगी, इंसान का ही रखेगा। इंसान तो चाहता है आप बीमार पड़ो, तभी वो बिकेंगी चीज़ें। सब चीज़ें बहुत बिकती है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर तो इंडस्ट्री है। अब इसके अलावा जो एक बीमारी का और हम बात कर लें इस बीच में, जी उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे, लेकिन पहले उस बीमारी के बारे में चर्चा करें। तो वो बीमारी है जैसे टाइफाइड। टाइफाइड बीच में गायब सा हो गया था, अब वापस आने लग गया, तो लोगों को इसके बारे में गार्डेड रहना चाहिए। ये यूजुअली पानी से और आपके बारिश के टाइम में जो भोजन खराब हो जाता है, सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें क्योंकि वो पानी आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है जी। और इसमें खास ध्यान क्या रखना चाहिए बारिश के मौसम में, कि ठंडी चीज़ कुछ भी नहीं खाएं, कोई चीज़ हो उसको दोबारा गर्म करके खाएं। सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में नहीं चलता। तो उसमें क्या बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो इसलिए उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। टाइफाइड है वो अब वापस आने लग गया है। कॉमन कोल्ड का ध्यान, जैसे मैंने बताया था कि आपके गला वाला ख़राब हो, सुबह उठें आप और गले में कांटे से चुभें, तो दवाई की बजाय आप गरम गरम उस समय या तो जैसे मैंने कहा ना कड़ी ले लें, या गरम सूप ले लें, या वो अपने जो लापसी बनाते हैं पतली वाली, इस तरह की आप चीज़ ले लें, या चाय लें तो बिना दूध की, और ब्लैक टी गरम गरम पिए, हाँ, और थोड़ी स्टीम वगैरह लें। तो 99% लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 घंटे में कंफर्टेबल हो जाते हैं, 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाते हो। तो आप लाइफस्टाइल मेजर्स को सीखिए, उनको अपनाइए, तो उससे काफ़ी आराम आएगा। डॉक्टर साहब इसमें बस एक छोटा सवाल और था कि जैसे आप अभी आपने बात बोला कि घर के अंदर हम इतनी सामान पड़े हुए, तो क्या सर आपको लगता है कि हमारे ऋषि मुनि या उन्होंने किचन एस्टेब्लिश इसलिए, कि किचन ये जो कॉन्सेप्ट है, रसोई का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि आप खाने से ठीक रहें, ऐसा लगता है आपको? खाना ही, देखिए फूड जो है ना वो अल्टीमेट मेडिसिन है। वाओ, भोजन अल्टीमेट मेडिसिन। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने दवा नहीं खाई, और जबकि खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ, मैंने आज तक दवा नहीं खाई, बीमार होने में कभी दवा नहीं खाता। मैं मेरा आराम करता हूँ, अपना काम भी करता रहता हूँ, काम भी नहीं छोड़ता मैंने क्लिनिक कभी बंद नहीं करी, जुकाम बुखार के अंदर, फीवर में, और न कोविड वगैरह के टाइम में। आप अपने खाने को मैनेज करो, तबीयत ख़राब हो तो आप अपने फूड को चेंज कर दो और बॉडी को जितना मैक्सिमम रेस्ट दे सकते हो वो रेस्ट के मोड में आप छोड़ दो। बॉडी में इमेंस कैपेसिटी है ठीक होने की। देखिए आपके शरीर में ऐसा मानते हैं कि महीने में करीब 10,000 माइक्रो कैंसर्स होते हैं जिनको शरीर अपने आप ठीक करता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर एक बाढ़ सी निकलती है कैंसर्स की, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि ठीक भी होती रहती है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप ठीक हो जाता है। जिस दिन उस डिफेंस मैकेनिज्म को आपने ख़राब कर लिया उस दिन कोई ना कोई कैंसर उभर के आ जाता है। और एक और है कि करीब 70% जो कैंसर्स हैं उनका कारण हमारे पाचन शक्ति, हमारी आंतों के बैक्टीरिया का डिस्टर्बेंस होना है। यदि वो सही रहेंगे तो आपके करीब 80% टाइप के कैंसर, मान 100 तरह के कैंसर हो मान लो, तो 80 तरह के कैंसर तो होंगे ही नहीं यदि आपका पेट सही रहेगा तो। हम पेट के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सारा का सारा खर्चा ना चमड़ी को चमकाने में लगा रखते हैं। ग्लो होना चाहिए फेस पे, अरे ग्लो तो आएगा जब पेट सही रहेगा तो ग्लो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वर्क मोर ऑन योर इंटेस्टाइन, अपने आंतों पे ज़्यादा ध्यान दो। चेहरे को चमकाने का फायदा नहीं है, बालों को रंगने का फायदा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, इतनी अमेजिंग बातें जो है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के साथ में यहाँ पर बॉक्स एफएम पर चल रही है। और जो भी आपके सवाल हैं 7339990969 हमारा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में लगातार अपने सवाल भी भेजते रहिए। देखिए
आपके सबके फेवरेट डॉक्टर जो हैं बिल्कुल यहाँ पर बॉक्स एफएम पर मौजूद हैं, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, और शो चल रहा है हमारे साथ में यहाँ पर खास तौर पर मौसमी बीमारियों को लेके। अब चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत प्रभाव से मिलते हैं यहीं पर बॉक्स एफएम पर। जी थैंक यू। तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए IWTC सीजन 3 आने वाले 19 और 20 जुलाई 2026 को पिंक सिटी जयपुर का आलिशान फेयरमाउंट होटल गवाह बनने जा रहा है आधुनिक वेडिंग बिजनेस के एक अभूतपूर्व 5-in-1 एक्सपीरियंस का, जहां वेडिंग इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस 2 दिवसीय महाकुंभ में आपका इंतजार कर रहे हैं वेडिंग इंडिया अवार्ड्स की चमक, ब्राइडल स्टाइल वॉक का जादू, फैशन शो का ग्लैमर, वेडिंग एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन और एक धमाकेदार मॉक बारात का लाइव एक्सपीरियंस। IWTC, जहां आइडियाज बनते हैं पार्टनरशिप। अगर आप वेडिंग इवेंट बिजनेस में हैं, तो इस भव्यता का हिस्सा बनना मिस मत करना। 19 और 20 जुलाई IWTC सीजन 3 होटल फेयरमाउंट, बॉक्स एफएम रेडियो पार्टनर। मन, परिवार और भविष्य की देखभाल। क्या आपका बच्चा ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, स्पीच या लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है? या फिर तनाव, रिश्तों की उलझन, नौकरी का दबाव, वैवाहिक समस्याएं या मानसिक परेशानियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? तो आइए कॉन्सेप्ट लाइफ एलाइड हेल्थ हॉस्पिटल और काशी आध्यात्मिक केंद्र में, जहां आधुनिक चिकित्सा के साथ काउंसलिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, डेंटल, एस्थेटिक केयर और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य का समग्र समाधान मिलता है। अधिक जानकारी एवं संपर्क हेतु कॉन्सेप्ट लाइफ ऑटिज्म केयर सेंटर, कॉन्सेप्ट लाइफ स्कूल फॉर ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड डाउन सिंड्रोम, कॉन्सेप्ट लाइफ मैनेजमेंट सेंटर, पता प्लॉट नंबर 2, कॉन्सेप्ट लाइफ एलाइड हेल्थ हॉस्पिटल, श्याम नगर सब्जी मंडी के सामने, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर। कभी आपने ध्यान दिया, जो बच्चा चुप रहता है वो कमजोर नहीं, शायद असहज है। जो बच्चा देर से सीखता है वो पीछे नहीं, शायद उसे अलग तरीके की जरूरत है। द जयपुर स्कूल में इसी जरूरत को समझा जाता है। यहाँ फ्लेक्सिबल क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सपोर्ट, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सुरक्षित वातावरण के साथ हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जाता है। शिक्षक बच्चे को प्रेम और धैर्य से संभालते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाना नहीं, बच्चे को आत्मविश्वास देना है। यहाँ स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, रेमेडियल सेशन, पेरेंटिंग ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एक्टिविटीज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। द जयपुर स्कूल, बच्चे के मन से शुरू होने वाली शिक्षा। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। संपर्क करें 8306 996 270, 7073 777 337 या 0141 293 2393 140 पर। द जयपुर स्कूल, पंडित TN मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर। Hey students, ready to learn today and lead tomorrow? It's time to unleash your inner financial genius with NFLO 2026, powered by SAFE. Participate, compete and unlock massive rewards. We are talking gold, silver and bronze medals, plus exciting prizes like scooters, laptops, tablets and smartphones for national toppers. Get up to a 90% discount on Sodhani Academy courses, a certified ebook learning kit and a national participation certificate. Plus, enjoy hospitality perks at Ibis Hotel and entertainment rewards from Cinepolis. Become financially empowered and get recognized at a grand national ceremony in Jaipur. Don't wait. Scan the QR code on our official posters or call 92516 67818 to register now. NFLO 2026. Your future starts today. क्या आपका मन कर रहा है कुछ नया, कुछ ग्लोबल और कुछ बेहद स्वादिष्ट खाने का? तो आइए कॉफको में, जहां हर डिश बनती है प्यार और फ्लेवर के साथ। एवोकाडो टार्टाइन, पॉपकॉर्न कॉलीफ्लावर, चीज सिगार रोल्स, मार्केट वेज ग्रिल्स, पानिनी, लोडेड फार्म हाउस पिज्जा और आपकी पसंद के पेन या स्पेगेटी पास्ता, अल्फ्रेडो,
रोसो या अरेबियाता सॉस के साथ। अगर भारतीय स्वाद पसंद है तो ब्लैक लेंटिल, बटर बोल, तवा पनीर बोल, स्मोक्ड गार्लिक दाल बोल, हैदराबाद सैफरन राइस बोल, फियरी चिली बोल और हमारा बेस्ट सेलर फायरी चिली बोल और हमारा बेस्ट सेलर फायरवर्क नूडल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। शानदार एम्बियंस, ग्लोबल टेस्ट और यादगार बातचीत। कॉफको 1/8 शिवानंद मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। कॉफको, ग्रेट कॉफी, ग्रेट फूड, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस। आज ही आइए, क्योंकि अच्छी कॉफी इंतजार नहीं करती। जब बात सही खबरों की हो तो समझौता कैसा? मुफ्त के फॉरवर्ड मैसेजेस और अफवाहों के दौर में खुद को रखिए सबसे आगे। ज्वाइन कीजिए ई न्यूज भारत का एक्सक्लूसिव और प्रीमियम व्हाट्सएप नेटवर्क। राजस्थान के हर शहर में हजारों जागरूक मेंबर्स का भरोसा। हम खबरें सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि पूरी पड़ताल के बाद आप तक पहुंचाते हैं। अरे वाह, आज तो कस्टमर्स की लाइन लग गई। क्या आप अपने बिजनेस को सीधे अपने शहर के सबसे बेहतरीन ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो ई न्यूज भारत के प्रीमियम नेटवर्क पर विज्ञापन dीजिए। हमारे हर शहर के व्हाट्सएप ग्रुप्स और ई न्यूज पेपर में 30 से 40 हजार ऐसे मेंबर्स हैं जो जागरूक हैं और खर्च करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ आपका विज्ञापन सीधे आपके टारगेट कस्टमर की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होगा। कम लागत में सीधे और सटीक बिजनेस रीच पाइए। ई न्यूज भारत, आपके बिजनेस का स्मार्ट पार्टनर। बॉक्स एफएम है हमारा प्राउड पार्टनर। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी के रास्ते आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? कब चमकेगा आपका नसीब और कब खुलेंगे सफलता के नए रास्ते? अब एस्ट्रोलॉजी होगी और भी सिंपल, पॉजिटिव और रिलेटेबल। नक्षत्र दर्पण, एस्ट्रो गुरु स्वाति बियानी के साथ, जहां हर एपिसोड में मिलेंगे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और फ्यूचर से जुड़े आंसर्स, साथ ही ग्रहों और नक्षत्रों की पावरफुल गाइडेंस। तो जुड़िए एक नए कॉस्मिक सफर से। सुनिए हर बुधवार और शनिवार सिर्फ बॉक्स एफएम पर। नक्षत्र दर्पण बाय एस्ट्रो गुरु स्वाति बियानी। कभी अपने हाथों में तिरंगा लेकर बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। फिर सोचिए, उस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए किसी ने अपनी मां को हमेशा के लिए रोते हुए छोड़ दिया, किसी ने अपनी पत्नी की मांग सूनी कर दी और किसी ने अपने बच्चे से पहली बार पापा शब्द सुनने का हक भी कुर्बान कर दिया। और किसी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। कारगिल ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उन जवानों की धड़कनों का इतिहास था जिन्होंने गोलियों से छलनी होकर भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आज उन बर्फीली चोटियों पर जब हवा चलती है तो लगता है हर झोंका किसी शहीद का नाम लेकर गुजरता है। हर पत्थर कहता है, मैंने उस वीर को जाते देखा था जिसने आखिर तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया। इस कारगिल विजय दिवस हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा विशेष कार्यक्रम जहां कारगिल के रणबांकुरे रिटायर्ड सेना अधिकारी अपनी आंखों से देखी हुई जंग अपनी आवाज में सुनाएंगे। वो बताएंगे कैसा होता है जब मौत सिर्फ 10 कदम दूर खड़ी होती है और फिर भी दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, भारत माता की जय। ये कहानी नहीं, ये उन सांसों की गवाही है जो आज भी इस मिट्टी में जिंदा है। ये कार्यक्रम सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में चैन की नींद ले पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि कहीं किसी शहीद की माँ आज भी अपने बेटे की तस्वीर से बातें करती है, जिसने अपने परिवार से आगे अपने देश की अस्मिता को रखा। इस कारगिल विजय दिवस आइए, आंखें नम होंगी पर सीना गर्व से फूले नहीं समाएगा और उन अमर वीरों को हम मिलकर सलामी देंगे। जहांगीर हॉस्पिटल पुणे प्रेजेंट्स कारगिल विजय दिवस विशेष, केवल बॉक्स एफएम पर विद सीनियर ब्रॉडकास्टर मिलिंद वागले 23 जुलाई को, जिसका रिपीट टेलीकास्ट होगा 26 जुलाई को। ब्रॉट टू यू बाय जहांगीर हॉस्पिटल पुणे और बीकाजी, असली बीकानेरी। एचसी मल्होत्रा फर्नीचर, कम दाम में लेटेस्ट डिजाइन और सुपीरियर क्वालिटी की कंप्लीट फर्नीचर रेंज। एचसी मल्होत्रा फर्नीचर, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 13, गोपालपुरा बाईपास। वंस अगेन वेलकम है आपका बॉक्स एफएम पर। मेरा नाम है आरजे रविंद्र, साथ में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। अमेजिंग बातें, क्योंकि ये
आज के ज़माने की जो चीज़ चल रही है, मौसमी बीमारियां, उनसे प्रेरित है। और देखिए ये शो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके सवालों के जवाब जो हैं डॉक्टर साहब दे रहे हैं यहाँ पर। चैट बॉक्स से सवाल सर, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, आ गए हैं हमारे पास में, वो ले लेते हैं। उससे पहले सर एक टर्म आई है आधुनिक चिकित्सा, क्या चीज़ है और उसके बारे में हमें अवेयर करें। देखिए, आधुनिक का मतलब होता है कि आज के समय का क्या ट्रेंड है, पिछले कुछ दशकों में उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो वैसे देखें तो हर चिकित्सा कभी न कभी आधुनिक रही थी। सुश्रुत के समय जैसे उसने छोटी मोटी जो भी सर्जरी करी होगी तो वो उस समय की आधुनिक, उस वक्त की आधुनिक रही हाँ। होगी। और जैसे चरक ने ढूंढा च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ने, सॉरी, हाँ, च्यवन जी। ऋषि ने, तो वो क्या ढूंढा, उन्हें आंवला ढूंढा। आंवले में विटामिन सी होता है, उसमें स्कर्वी बहुत होती थी, क्यों लोग विटामिन सी खाने में होता ही नहीं था, लोग दूध और रोटी खाते थे। जी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, दांत गिर जाते थे, मसूड़े बिल्कुल सूज के उसमें से खून निकलने लग जाता था, बाल उड़ जाते थे, चमड़ी खराब हो जाती थी। तो सुश्रुत ने, सॉरी, उसने च्यवन ऋषि ने वो आंवले का पता लगा उनको अपने प्रयोगों से, तो च्यवनप्राश बना जो आज तक इतना फेमस है। उसको तोड़ नहीं आया सर, लेकिन च्यवनप्राश नहीं, का। विटामिन सी, विटामिन सी, हाँ, जी जी जी। और ये हमें भारत में पहले पता चला। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इसका रियल जो प्रचार तो बहुत बाद में हुआ। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था 1980 तक, तो नागौर वगैरह की साइड से और उधर जो लूणकरण सर है उस एरिया के अंदर से स्कर्वी के केस आते थे, महीने में 2-3 केस आते थे। अच्छा। क्योंकि चूरू वगैरह में लेमन जाता नहीं था गांव में। ये जब ट्रांसपोर्ट की क्रांति हुई तो हर जगह विटामिन सी किसी न किसी रूप में आम पहुंचने लग गया, आंवला पहुंचना, ऑरेंजेस हैं, तो ये सारा सिस्टम फैला ना। पहले मान लो किसी को पता भी था तो गाँव के अंदर लाए कौन, क्या रहे कौन, कहाँ से लाए। तो वो ये सब समय तो आधुनिक का कुछ भी नहीं है। जो आज का है कुछ नई चीज, वो आधुनिक है। तो ये कहना आधुनिक चिकित्सा, ये पुरानी चिकित्सा, ऐसी नहीं। हर चिकित्सा एक दौर में आधुनिक रही है, पर विकास है वो तो होता रहता है, बढ़ता रहता है। और हर चिकित्सा, हर जो थ्योरी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। क्या बात है। आइए सर चैट बॉक्स सवाल ले लेते हैं, और आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर कई वायरल फीवर को लेके, चीज़ों को लेके सवाल आ गए हैं। करीना जी पूछ रही हैं, वायरल फीवर और डेंगू का सिम्टम्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। देखिए, सिंपल वायरल फीवर में आप इतने ज़्यादा बीमार नहीं होते हो, आप थोड़े से इनडिस्पोज्ड हो गए, आपको जैसे काम करने की जैसे शक्ति नहीं है, हल्का सा आपके फीवर आ सकता है, 102 तक बुखार आ सकता है। डेंगू फीवर में आप अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो, ऐसे लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, चिल्स के साथ, कपकपी के साथ बहुत तेज़ फीवर आता है, बहुत स्विंग करता है अप डाउन, और उसमें यूजुअली नोजिया की फीलिंग आएगी, उल्टी आने की होगी, चक्कर आने लग जाएंगे, और शरीर में लगता है कि बिल्कुल ताकत है ना वो समाप्त हो गई है। तो इसलिए, लेकिन हालांकि डायग्नोस तो डॉक्टर कर पाएगा, लेकिन सीवियरिटी में जो डेंगू फीवर होता है वो वायरल सिंपल जो कॉमन कोल्ड है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ये सिम्टम यूजुअली नहीं होते, नाक बहना, छींक आना, अच्छा, इस तरह की जो है ना, खांसी आना, इस तरह के सिम्टम उसमें डेंगू में नहीं होते हैं यूजुअली। रघुवीर जी कह रहे हैं सर आपसे, स्ट्रीट फूड और या फिर बाहर खाना कितना सेफ है मॉनसून सीजन में। हाँ, तो उसी पे मैं आ रहा था कि मॉनसून, अगला मैं इसी पे उठाता कि जो बारिश के टाइम का एक और बीमारी होती है, इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग या एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जो ही बारिश शुरू हो तो आप स्ट्रीट फूड को खाना बंद कर दीजिए, अवॉइड करें जी। और यदि आपको मजबूरी में खाना भी पड़ जाए कोई वजह से, तो जो चीज़ बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो रही है, गरम वो ही काम में लीजिए। और बर्तन जो है ना, उसका बहुत ध्यान रखिए कि बर्तन बिल्कुल सूखा और साफ सुथरा हो, उसमें गीला बर्तन के अंदर वो नहीं होना चाहिए। ये जो आते हैं ना आजकल, पेपर कप आते हैं, पेपर की प्लेट्स आती हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, पेपर वाली, क्योंकि उसके अंदर तो 10 तरह के तो जो प्लास्टिक होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक, वो आपके शरीर में जाएंगे और वो शरीर के अंदर हंगामा मचाएंगे, बहुत ज़्यादा हंगामा मचाते हैं। और यदि जो यंग लोगों को मैं शाम को देखता हूँ वैशाली नगर में, शाम को सारे उन्हीं प्लेट को लेके, पेपर प्लेट में प्लास्टिक वाली है, उसमें गरम गरम वो खाना खा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनके संतान कैसे पैदा होगी। ओह, इतना सब कुछ। देखिए, माइक्रो प्लास्टिक है, आप देखिए अभी जो रिसेंट स्टडीज़ क्या बताती हैं कि जो आधुनिक युवा हैं आज के समय में, उनका स्पर्म काउंट पहले की तुलना के अंदर करीब 20% कम हो गया है। और ये एक बड़ा एक खतरा है इंसान
देखो ये माइक्रो प्लास्टिक है, ये धरती से इंसान को विलुप्त कर सकता है। मेरी बात आज हो सकता है आपको ऐसे लगा कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ, लेकिन मेरे को फेंकने की आदत नहीं है जी। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि कई जीव जंतु धरती से गायब हो गए। हाँ। वो सारे मरे थोड़ी हैं। उन्होंने जो दवा, जैसे गिद्ध है, चील है, राजस्थान में चील है, मेरे गांव में 100 चीलें हमने बचपन में एक साथ उड़ती देखी थी। आसमान है ना बिल्कुल बादलों की तरह छा जाती थी, आज एक भी नहीं है। वो कहाँ गई? वो जानवर जो प्लास्टिक खाते हैं, गाय भैंस खास करके गाय, और उन गायों में माइक्रो प्लास्टिक है। तो माइक्रो प्लास्टिक या फिर एक डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया वेटरनरी वालों ने, तो उससे या तो उनका किडनी फेल हो गई और या उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता, जैसे चिड़िया गायब हो गई, छोटी चिड़िया, हमने इतनी चिड़िया मरी हुई थोड़ी देखी है। इट मीन्स जो पेस्टिसाइड जो हम स्प्रे करते हैं ना, या वो तो उससे वो पेस्ट मरते हैं, उसके साथ में कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को चिड़िया खाती हैं, वो चिड़िया मरती नहीं है, उनमें प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है उनकी, तो उनके बच्चे नहीं होते, तो विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक हमारी विलुप्ति का कारण बन जाता है। इसलिए यदि आप स्ट्रीट फूड खाने जाओ, मेरी बात हालांकि कईयों के दिमाग में पचेगी तो नहीं, लेकिन कोई न कोई अपना स्टील का बर्तन अपने साथ लेके जाओ यदि संभव हो तो। ये प्लास्टिक की वाली तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, तो इसलिए इन्होंने सवाल सही उठाया है कि मानसून के मौसम में क्यों गैस्ट्रोएंटराइटिस या जिसको लूज मोशन होना कहते हैं, ये तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग है। और इसके बारे में यहाँ ये राय देना चाहूँगा कि यदि आप 3 लूज मोशन तक तो घर वेट कर सकते हैं। यदि 3 से ज़्यादा लूज मोशन और वाटर का लॉस ज़्यादा हो तो आपको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए, वरना ये जानलेवा हो सकती है। इस कारण कई लोग ड्रिप चढ़ा देते हैं फटाफट। वो मतलब जानलेवा, खास करके बारिश के मौसम के अंदर जो गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है वो बहुत डेंजरस होती है। हैजा भी होता है कई लोगों को, उसी टाइम पे वो एक्टिवेट होता है। तो क्योंकि रुका हुआ पानी है जगह जगह से, खास करके पहली दूसरी बारिश का जो ऊपर से आता है वो भी इतना शुद्ध नहीं होता है वातावरण के हिसाब से। पूरा एक एसिड रेन जिसे कहते हैं, एसिड रेन, क्योंकि सारा जो पोल्यूशन है उसी के साथ नीचे आता है। इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि इस टाइम तो अवॉइड करना चाहिए। तो एक सवाल चंडीगढ़ से भी ताशु जुड़े हैं, चंडीगढ़ से कह रहे हैं क्या होम रेमेडीज मानसून डिजीज में इफेक्टिव होते हैं या डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है? डॉक्टर का कंसल्टेशन जैसे मैंने पहले बताया डायग्नोसिस के लिए चाहिए। उसके बाद में ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो आप घर पे अंडर गाइडेंस ऑफ आपके जो डॉक्टर हैं, भरोसे के डॉक्टर हैं, अनुभव, उनमें आप घर पे मैनेज कर सकते हो और आप उनसे कह सकते हो कि मैं आपके टच में रहूँगा, लेकिन दवा मेरे को बिल्कुल वो दो बिल्कुल जो असेंशियल हो। बाकी मेरे को होम रेमेडीज़ हैं उसके बारे में आप बताओ। और आजकल तो क्या है कि आप हेल्प भी ले सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह है, आपके जेमिनाई है, वो सब भी आपको अच्छा गाइड कर देती हैं, लेकिन डायग्नोसिस होनी जरूरी है। Exactly. आपको एआई आपको डायग्नोसिस नहीं देगा, कई लोग उसको भ्रम में रहते हैं, वो खतरा है, वो आपको रिस्क ले रहे हो। इसलिए आप अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहो, आप डायग्नोसिस रखो, क्यों कई बार जैसे प्लेटलेट सडनली डाउन हो गई तो आप क्या करोगे डॉक्टर के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में रहो आप। और डायग्नोसिस तो ह्यूमन बीइंग से ही होनी चाहिए, आपके डॉक्टर से होनी चाहिए कि आपके रियल में वायरल है, क्योंकि इस टाइम पर न्यूमोनिया भी होता है, इस समय पे ब्रोंकाइटिस भी होती है, टॉन्सिलाइटिस भी होती है। आप वायरल मानते रहो, बीमारी कुछ और है, तो डायग्नोसिस कराओ। और फिर वो वायरल कहें या वायरस से रिलेटेड, तो फिर आप उसी हिसाब से फिर अननेसेसरी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने लाइफस्टाइल मेजर ले सकते हो, और उसमें मेजर बड़ा सिंपल है। शरीर में पानी की आपूर्ति पूरी रहनी चाहिए, शरीर को मैक्सिमम आराम देना चाहिए, ताज़ा बना हुआ मौसम का जो भी फल हो, खाना हो, भोजन हो, सब्जी हो, जो जिस मौसम उस समय जो पैदा हो रहा है उस समय लो, और गर्म गर्म आप खाना भोजन, हाँ उस समय ठंडा वगैरह मत खाओ। तो इस तरह के 5-4 आप चीज़ों को ध्यान रखोगे। और दूसरा ये पैरासीटामोल है, पेन किलर्स है, ये मत लो। गुनगुने पानी की पट्टी करो, बुखार उतारनी है तो। अच्छा, ठंडे पानी की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादातर लोग बर्फ़ के पानी की करते हैं, वो नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो खाली जब आपको सन स्ट्रोक हो जाए, तो आजकल सन स्ट्रोक तो किसी के होता नहीं, रेगिस्तान में ऊँट पे कोई चलता नहीं आजकल, सब एसी में रहते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको गुनगुने पानी की या टैप वाटर होता है उससे करो। और पानी की पट्टी माथे पे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको गर्दन के ऊपर और अपने एल्बो जॉइंट पे, जो जहाँ से ब्लड सैंपल निकालते हैं ना दोनों हाथों में, वहाँ करो। और ज़्यादा हो तो चेस्ट के ऊपर छोटे भीगे हुए टॉवल रख सकते हो, गुनगुने पानी के या नल के पानी, नल के टैप वाटर जिसे बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो पानी जल्दी उड़ेगा तो आपका टेम्परेचर जल्दी नीचे क्या बात, क्या लॉजिक है सर।
क्या बात है। दर्श जुड़े हैं, दर्श कह रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स आपकी तरफ से अगर हमें बताएं तो इनको फायदा हो सर। देखिए, गोल्डन रूल में पहला तो क्या है, आप नींद पूरी लीजिए, 7 घंटे तो सोना ही है, और एक सर्कैडियन रिदम के साथ सोना है। आपकी सोने का जो रिदम शुरू होता है रात के 10 बजे, तो आपको 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। एक तो पहला तो गोल्डन रूल, पहला ये वाला है। हाँ, ये टाइम पे सो जाओ। टाइम पे सो जाओ। जी। टाइम का ना वो रिदम जो होती है ना, सन की जो रिदम होती है, डे एंड नाइट की, वो 10 बजे सोने की रिदम स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी में। तो 10 बजे सोओगे तो 10:30 11 के बीच में आपको नींद आ जाएगी, मैक्सिमम 11, अदरवाइज 10 बजे के आसपास आप सोने का प्रयास करो। ये तो पहला है। पहला। और दूसरा, आप संतुलित भोजन ले। यहाँ तक नहीं खाना गले। हाँ, भर के आपको भूख से आप आधा रोटी 1 रोटी कम खाओ, और उसी रिदम के हिसाब से खाओ। यानी हर हालत में रात को 8 बजे से पहले आपका डिनर होना चाहिए। यानी सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले का, और 8 बजे कट ऑफ है, 8 से पहले आपको अपना डिनर है वो फिनिश कर लेना चाहिए। हेल्दी रहने का दूसरा ये है। और डिनर और लंच के आधा से पौन घंटे बाद में कोई 200 मीटर वॉक करो, चाहे कमरे में करो, चाहे छत पे करो, चाहे हॉल में करो। वो करीब 100 से 200 मीटर के बीच में आप एक बार वॉक ज़रूर करो। ये 3 बड़े रूल हैं, आप इनको फॉलो करोगे तो शरीर अपने आप ही एक ऑटोमेटिक मोड में बहुत कुछ आपको रिवार्ड देगा, और ये सब डुएबल चीज़ें आप कर सकते हो आराम से। क्या बात है, क्या गोल्डन रूल सर ने बताए हैं, वेरी गुड। महल जी कह रहे हैं, कैन स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल अफेक्ट हाउ अ बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस? सारा ही है जी। क्योंकि स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी में जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, यानी आपकी एक एक कोशिका के अंदर सूजन पैदा करता है, तो उससे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी जनरेट करती है उसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी सारी एनर्जी का फ्लो है वो बॉडी के अंदर डिसएरे हो जाता है। वो उसका जो फ्लो होता है वो बिल्कुल सिस्टमिक नहीं रहता, एक रिदम है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा क्या, स्ट्रेस भी 2 तरह का, एक तो एक्यूट स्ट्रेस है। अच्छा। एक्यूट स्ट्रेस तो आपको फ़ायदा देता है, जैसे आप गए कहीं, सामने आपके शेर आ गया, अब आप उसको बचने के लिए आपका शरीर प्रयास करता है, आप बच गए अपने प्रयास से, शेर की आंखों में आंखें डाल दी, तो शेर भी आपसे डर रहा है, जितना आप डर रहे हो शेर भी आपसे डर रहा है कि ये चीज़ क्या है, लंबी सी खड़ी हुई स्टैंडिंग चीज़ है, क्या चीज़ है। ऐसा नहीं, इसलिए शेर जल्दी से इंसान पे हमला नहीं करता है, वो डरता है, वो नहीं डरता है थोड़ा हमसे। वो हम अलग है ना दूसरे जानवरों से, हमारी बॉडी की हीट अलग है, हमारी हाइट और बनावट अलग है, तो वो घबराता है। तो उस समय आप यदि बच के आ गए तो आप देखो आपको कितना रिलीफ महसूस करता है, आप हंसते हो उसके बाद में, आपको आनंद आता है कि देखो मैं बच के आ गया। तो वो तो नुकसान नहीं करता। ऐसी लाइफ में कई बार एक्यूट सिचुएशंस आ जाती हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अचानक स्ट्रेस आ गया आपके, वो नुकसान नहीं देता है। जो क्रोनिक स्ट्रेस है, आप परीक्षा को लेके डे 1 से ही, क्लास में एडमिशन के टाइम से ही आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हो, चिंता फिक्र कर जाते हो। फिर नौकरी को लेके, अभी आपने ग्रेजुएशन किया नहीं, उससे पहले नौकरी के लेके चिंता कर रहे हो। शादी हुई नहीं, उससे पहले बीबी कैसे आएगी, क्या आएगी, क्या कर देगी, वो आपके दिमाग में रहता है। तो उस तरह के स्ट्रेस, ऐसे फाइनेंसेस हैं, फिर आपकी इच्छाएं, आप सदा, मैं सदा कई बार कहता हूँ, अपने टॉक में भी कहा, इंसान उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है जो समय के साथ जिनकी वैल्यू कम होती जाती है। चाहे आपका कार हो, चाहे मकान हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे आपकी स्वेटर हो, चाहे आपकी शर्ट हो, भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं की तो महत्व समय के साथ कम होता है, और हम तो उसी के पीछे भागते रहते हैं। जबकि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे तो नेचुरल ये सब्जियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। आप नहीं भी आई तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। ये हमारा, ये सुविधाएं हैं, आपके फ्लो के अंदर लाइफ में नॉर्मल काम करते रहो। ये चीज़ें आपने एक्वायर कर ली तो ठीक है, क्योंकि इच्छा तो होती नहीं। आप एक कार खरीद के लाते हो, रास्ते में दूसरा एक नया मॉडल लेके आता है, 6 महीने बाद में तो आप तो वहीं डिप्रेस हो जाते हो, अरे मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, और क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ऐसा बिल्कुल आपने जो पकड़ा है ना, तो इसलिए ये इस तरह के स्ट्रेस को आप अवॉइड करो। और मेरा मानना है कि आपको बौद्धिक स्तर पे हेल्दी रहना है तो साहित्य पढ़ो। क्या बात। और फिक्शन पढ़ो, हाँ, लिटरेरी फिक्शन आप पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, और अच्छे जो टॉपिक्स आते हैं उन पे आप
जज मत बनो। हम अनफॉर्चुनेटली जज बन जाते हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, अरे इससे हमारे क्या। अरे भैया तसल्ली से सुनो सामने वाले की बात और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप इस तरह से उठाओ कि आपका 2 पैसा आपका दिमाग बढ़े और 2 पैसा जो कह रहा है उसका बढ़े। संवाद करो। हाँ, एक दूसरे को तर्क वितर्क मत करो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। रखना है आपको। हाँ। उसकी बात भी सुनो, अपनी बात भी अपनी बात कहो और उसमें एक पर्पज हो दोनों बातों में, तो नेचुरली आपका स्ट्रेस लेवल है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये घंटा कहाँ निकल जाता है सर के साथ में पता ही चलता है। हाँ, कमाल। देख कितनी अवेयरनेस आपको मिलती है अपनी हेल्थ को लेके। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के लिए तालियां जोर से। वंस अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बॉक्स एफएम पर तय वक्त पे आने के लिए। और देखिए कितना लोग आपका वेट करते हैं, कितना लोग मान सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं, खासतौर पर चीज़ों को लेके, उनके निदानों को लेके। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।